पूर्वी यूक्रेन से पश्चिमी यूक्रेन तक रूस के हमले 3 दिन से जारी हैं, लेकिन इनका विध्वंसक जवाब 3 अगस्त को दिया गया। रूस के 7 प्रांतों में आग धधकने लगी। तेल डिपो, ऑयल रिफाइनरी, रेलवे स्टेशन, बिजली घर, ये सब निशाने पर आ गए। ये हमले यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस ने नहीं किए, बल्कि बीते महीने मोर्चे पर तैनात की गई महिला ब्रिगेड ने किए। महिला कमांडरों ने रूस की विजय गति रोकने की रणनीति तैयार की है। इन हमलों से क्रेमलिन भी हैरान रह गया है। देखिए क्या है यूक्रेनी महिला कमांडरों की रणनीति, कैसे ज़ेलेंस्की का कोट मैडम रूसी सेना पर भारी पड़ रहा है। मोर्चे पर यूक्रेन की लेडी ब्रिगेड, रूसी शहरों पर भीषण ड्रोन रेड, यूक्रेनी वायुसेना प्रमुख का ड्रोन ऑपरेशन, रूस के 7 प्रांतों का दहन, एक और 2 अगस्त को कीव शोक में डूबा रहा, लेकिन इस शोक से उपजे क्रोध का बारूद 3 अगस्त को रूसी शहरों पर बरसने लगा। तीन अगस्त को यूक्रेनी फौज ने रूस पर हमलों का नया रिकॉर्ड रच दिया। रूस के शहरों पर 3 अगस्त की शाम को हमले शुरू हुए। अलग अलग शहरों पर ड्रोन बरसने लगे, लेकिन इन हमलों के लिए जिस टुकड़ी का इस्तेमाल किया गया वो है यूक्रेन की लेडी ब्रिगेड। 32 दिन की ट्रेनिंग के बाद पहली बार ड्रोन ऑपरेशन वॉर रूम की जिम्मेदारी संभालने वाली इन महिलाओं ने रूस के कई शहरों पर सटीक हमले किए हैं। रूस के 7 प्रांतों में इस ब्रिगेड ने ड्रोन हमले किए। सोची के एडलर डिस्ट्रिक्ट के ऑयल डिपो पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। इस हमले से ऑयल डिपो में आग लग गई। क्रास्नोदर में रूसी सेना के ठिकाने पर भी ड्रोन हमले किए। रूस के कुर्गान में गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए और गैस पाइपलाइन फटने से कई मंजिला ऊंची लपटें उठने लगी। प्रिमोर्स्की के एक बिजली स्टेशन पर भी ड्रोन हमले से बड़ी तबाही हुई। सोची की गैस पाइपलाइन की आग अभी तक नहीं बुझ पाई। सोची में रूस के कुछ टिकटॉकर्स ने लपटों के करीब वीडियो शूट किया। इन टिकटॉकर्स को संवेदनशील जगह पर वीडियो शूट करने पर हिरासत में ले लिया। यूक्रेन की लेडी ब्रिगेड ने रूस के 7 प्रांतों में भारी तबाही मचाई। रूसी अर्थव्यवस्था की रीढ़ उसके ऑयल डिपो और ऑयल रिफाइनरियों को टारगेट बनाया गया। यूक्रेन की सेना में इन महिलाओं की भर्ती जुलाई की शुरुआत में की गई थी और 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन्हें मोर्चे पर उतार दिया गया। और यूक्रेन की लेडी ब्रिगेड को 32 दिन की ट्रेनिंग में अलग अलग तरह के ऑपरेशंस सिखाए गए, जैसे कामिकाज़ी ड्रोन से लॉन्ग रेंज ड्रोन हमलों की ट्रेनिंग दी गई है। इन महिलाओं को रूस के सामरिक ठिकाने टारगेट करने की जिम्मेदारी दी गई है। रूसी शहरों के करीब खार्किव और सूमी में इनकी तैनाती की गई है। ये महिलाएं खार्किव और सूमी के अंडरग्राउंड ड्रोन स्टेशन से ऑपरेशन चला रही हैं। इसी तरह FPV ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए VR सेट से हमलों के लिए टुकड़ी तैयार की गई है। इस टुकड़ी की महिला सैनिक फाइबर ऑप्टिक ड्रोन स्पेशलिस्ट है। ये यूक्रेन की ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर हमले कर रही हैं। FPV ड्रोन के जरिए रूसी चौकियों पर बम ड्रॉपिंग की जा रही है। ड्रोन हमलों के लिए सिग्नल इंटेलिजेंस जरूरी है और कुछ टुकड़ियों को इसकी ट्रेनिंग दी गई है। इनका काम ड्रोन हमले करने वाली टीम को इंटेलिजेंस देना है। ये महिला सैनिक रूसी ठिकानों की लोकेशन ड्रोन टीम को भेजती है। इस तरह ये प्रिसिशन स्ट्राइक में मददगार हैं। नई भर्ती की गई महिलाओं को इन्फेंट्री में तैनात किया गया है। इनको खार्किव, सूमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। इनका काम रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए डिफेंस लाइन तैयार करना है,
जैसे खंदकें बनाना, टैंक अवरोधक लगाने का काम इन्हीं को सौंपा गया है। जरूरत पड़ने पर इन्हें युद्ध में भेजा जाएगा। फिलहाल ये रिजर्व फोर्स के तौर पर तैनात है। ये उन्हीं महिलाओं की तस्वीरें हैं जो रूस पर हमलों के ऑपरेशन चला रही हैं। अट्ठाईस साल की सैफरा फर्स्ट डिप्टी बटालियन कमांडर है। ये ड्रोन वॉर रूम की इंचार्ज हैं और खार्किव में तैनात हैं। सत्ताईस साल की केप यूक्रेनी सेना में खार्तिया ब्रिगेड की ऑपरेशन प्लानर है। ये ड्रोन हमलों की स्ट्रेटेजी तय करती है। ये है यूक्रेन की एथलीट अलीना शोक, जिनका कोड नेम सोमात्रा है। सोमात्रा सिग्नल इंटेलिजेंस विंग की हेड है। इसी तरह महिलाओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। यूक्रेन की सेना में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। बीते 3.5 साल में सेना में महिलाओं की संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई है। फिलहाल यूक्रेनी सेना में कुल 10 लाख सैनिक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद महिलाएं सेना में शामिल होने के लिए खुद आगे आ रही हैं। रूस के किन ठिकानों पर कैसे और कब हमले करते हैं, यूक्रेन की यही महिला सैनिक तय कर रही हैं। कुछ ही दिन पहले मोर्चे पर पहुंची इन महिलाओं ने रूस के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना शुरू कर दिया है। एफपीवी ड्रोन ब्रिगेड ने वोवचांस्क में रूसी सेना की आर्टिलरी को ध्वस्त कर दिया। महिला ब्रिगेड ने वोल्गोग्राद के फॉरलोवो जंक्शन पर हमले किए हैं। इसी के साथ सोची में एक शाहेद ड्रोन गोदाम पर भीषण हमले किए गए हैं। यूक्रेन की ये महिला सैनिक स्ट्रेटेजी के तहत रूसी सेना के लिए संकट खड़ा कर रही हैं। यूक्रेन ने रणभूमि तक रूसी सेना को रसद और हथियार भेजने वाले नेटवर्क को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। तो ब्रियांस्क और वोल्गोग्राद से यूक्रेन की फ्रंटलाइन तक हथियार और रसद सप्लाई की जाती है। इसके लिए रूस और यूक्रेन की रेलवे लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेनी महिला ब्रिगेड ने इस सप्लाई ट्रेन पर ड्रोन हमले किए। इन ड्रोन हमलों से रेलवे लाइन भी डैमेज हो गई है। इससे फ्रंट लाइन पर मौजूद रूसी सेना की आपूर्ति बाधित हो गई है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी सेना की आगे बढ़ने की रफ्तार घटाने पर फोकस किया है। इसीलिए उन अहम ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जो रूसी सेना की लाइफलाइन कहे जाते हैं। इसके साथ ही यूक्रेन ने अपनी वायुसेना को मजबूत करने पर जोर दिया है। यूक्रेन को जल्द ही नए फाइटर जेट मिलने वाले हैं। और इसीलिए 1 साल से खाली पड़े वायुसेना प्रमुख पद पर नई तैनाती कर दी गई है। ज़ेलेंस्की ने 3 अगस्त को लेफ्टिनेंट जनरल अनातोली क्रोवोनोस्को को वायुसेना प्रमुख बनाया है। अब नए फाइटर जेट से हमले की जिम्मेदारी अनातोली की होगी। यूक्रेन को नए मिराज और F-16 जल्द मिलने वाले हैं और इनसे रूसी सेना पर बड़े हमलों की रणनीति तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन रूस में शुरू हुई जंग का दायरा बढ़ रहा है। बाल्टिक सागर में नेटो से रूस का टकराव हो रहा है और अब पैसिफिक और आर्कटिक में रूस और अमेरिका टकरा सकते हैं, क्योंकि रूस ने चीन के साथ मिलकर पैसिफिक में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जिसे काउंटर करने के लिए अमेरिका आर्कटिक से लेकर बाल्टिक तक वॉरशिप और सबमरीन तैनात करने जा रहा है। इससे हालात काफी खौफनाक हो सकते हैं, क्योंकि रूस पहले ही अपने कई बेस पर परमाणु पनडुब्बी लगा चुका है। यानी रूस का प्लान है कि अगर युद्ध हुआ तो उसके टारगेट पर नेटो का हर सदस्य देश आ जाए। खासतौर से अमेरिका के अलास्का में उसने वॉरशिप और सबमरीन से पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, जिससे अमेरिका रूस के चक्रव्यूह में फंसता दिख रहा है।
क्योंकि रूस चीन ने मिलकर अमेरिका को घेरने का ब्लूप्रिंट बनाया। युद्ध का दायरा बढ़ गया है क्योंकि रूस चीन ने विध्वंसक हथियार तैनात कर दिए हैं। अब अमेरिकी नेवल बेस पर रूसी एटमी सबमरीन से होगा पहला प्रहार। अमेरिकी नेवल बेस पर रूसी वॉरशिप से होगा दूसरा प्रहार। अमेरिकी नेवल बेस पर रूसी बॉम्बर मचाएंगे भयंकर तबाही। दरअसल ये सीधे तौर पर अमेरिका को चैलेंज है। अगर अमेरिका ने रूस या फिर चीन को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की तो अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया जाए। अब समंदर से अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करने का ब्लूप्रिंट बन चुका है। और इसकी शुरुआत जापान सागर से हुई, जहां हमले का रिहर्सल किया जा रहा है। जिसके लिए चीन ने अपने सबसे बेहतरीन युद्धपोत भेजे, जबकि रूस की एटमी सबमरीन वहां पहुंच गई है। अब हालात काफी गंभीर हो चुके हैं क्योंकि अमेरिका ने इसे चैलेंज माना है। अमेरिका का प्लान है कि अगर पैसिफिक में रूस चीन मिलकर उसे काउंटर करेंगे तो अमेरिका नाटो देशों के साथ मिलकर आर्कटिक में चीन रूस को काउंटर करेगा, जिससे शक्ति का संतुलन बना रहे। यही वजह है पिछले कुछ वक्त में अमेरिका ने आर्कटिक में पेट्रोलिंग बढ़ा दी। रूस के कोला बेस के पास टोही विमान भेज रहा है, जिससे रूस की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। और रूस के टारगेट पर यूएस नेवल बेस है, जिसमें पहले नंबर पर अटलांटिक महासागर में पड़ने वाला नॉरफोक नेवल बेस है। यह अमेरिकी बेस दुनिया का सबसे बड़ा नेवल बेस है। यहां एयरक्राफ्ट कैरियर डॉकयार्ड है, साथ ही इसे यूएस अटलांटिक फ्लीट का होम पोर्ट भी कहा जाता है। अमेरिका ने यूरोप अटलांटिक में ऑपरेशन का कमांड सेंटर बनाया है। दूसरा टारगेट सैन डिएगो बेस है, जो प्रशांत महासागर में पड़ता है। इसे यूएस पैसिफिक फ्लीट का होम पोर्ट कहा जाता है। यहां 50 से ज्यादा वॉरशिप की तैनाती की गई है। यह इंडो पैसिफिक में ऑपरेशन का कमांड सेंटर है। तीसरे टारगेट पर पर्ल हार्बर है, जो प्रशांत महासागर में है। यहां यूएस पैसिफिक फ्लीट का हेडक्वार्टर है। साथ ही यहां अमेरिका का समंदर का सबसे बड़ा एयर स्टेशन मौजूद है। इसके अलावा चौथे नंबर पर गुआम नेवल बेस है। यह भी प्रशांत महासागर में है। इस बेस पर न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती है। इससे साउथ चाइना सी में निगरानी रखी जाती है। पांचवा टारगेट हिंद महासागर में फारस की खाड़ी में पड़ने वाला मनामा है, जो बहरीन के पास है, और इस जगह यूएस की 5th फ्लीट तैनात है। इससे मध्य पूर्व देशों पर निगरानी रखी जाती है। साथ ही यहां लाल सागर में ऑपरेशन का कमांड सेंटर भी है। बाल्टिक और काला सागर में रूस नाटो में टकराव पहले से ही हो रहा है। काला सागर में ब्रिटेन के युद्धपोत यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जबकि बाल्टिक में अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी पहुंचने से तनाव बढ़ गया है। अभी तक रूस का दबदबा था, लेकिन अब बाल्टिक देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका आगे आया है। इन दो मोर्चों के अलावा पैसिफिक और आर्कटिक में भी रूस अमेरिका में टकराव बढ़ने के आसार हैं। 14 मार्च को आर्कटिक परिषद के अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो गया। नॉर्वे के बाद डेनमार्क को परिषद की जिम्मेदारी दी गई। डेनमार्क ने कुछ दिन पहले आर्कटिक में रूस के विस्तार का खतरा बताया, जिसे अमेरिका ने गंभीरता से लिया। इस वक्त आर्कटिक परिषद में 8 स्थायी सदस्य देश हैं, जिसमें कनाडा, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका और डेनमार्क।
जिनके पास आर्कटिक में एंट्री का अधिकार, साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस को आर्कटिक परिषद से बाहर करने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका चाहता है कि आर्कटिक के प्राकृतिक संसाधनों पर उसका कब्जा हो। इसीलिए वो धीरे धीरे पैसिफिक से तैनाती हटाकर वॉरशिप आर्कटिक में भेज रहा है। जबकि इसी का फायदा उठाकर रूस चीन ने मिलकर प्रशांत महासागर में मोर्चा खोल दिया। अब अमेरिका के सामने संकट की स्थिति है कि वो पैसिफिक पर फोकस करे या फिर आर्कटिक पर। तो रूस चीन मिलकर जापान सागर के पास युद्धाभ्यास कर रहे हैं। वॉर ड्रिल का सेंटर रूस का व्लादिवोस्तोक बेस बनाया गया है। इस वॉर ड्रिल में रूस ने एक एंटी सबमरीन वॉरशिप उतारा है, जबकि रूस ने 10 वॉरशिप तैनात भी किए। इसके अलावा चीन ने 5 वॉरशिप ड्रिल के लिए भेजे हैं। चीनी सबमरीन रेस्क्यू शिप ड्रिल में शामिल किया गया है। पैसिफिक में 100 किलोमीटर के दायरे में यह युद्धाभ्यास किया जा रहा है। ऐसी भी खबर है कि अमेरिका पैसिफिक और आर्कटिक में मौजूद रूस और चीन के सैन्य ठिकानों पर निगरानी रख रहा है, जिससे सैन्य ठिकानों की घेराबंदी की जा सके। ठीक ऐसे ही पैटर्न पर रूस चीन मिलकर काम कर रहे हैं। जापान सागर में चीन के वॉरशिप अमेरिकी युद्धपोत की तैनाती के पास ही युद्धाभ्यास कर रहे हैं। जापान ने हाई अलर्ट भी जारी कर दिया। इस बीच अमेरिकी पनडुब्बियां बाल्टिक पहुंच चुकी हैं, जिससे बाल्टिक में रूस से अमेरिका के टकराव की स्थिति पैदा हो गई। Mr. President, can you say, have those nuclear submarines been deployed yet to face Russia? I've already put out a statement, and the answer is they are in the region, where they have to be. अमेरिका की तैयारी बता रही है कि वो समझ चुका है कि रूस यूक्रेन के सरेंडर के बाद बाल्टिक की तरफ बढ़ेगा। इसीलिए बाल्टिक का सुरक्षा चक्र बनाया जा रहा है। इस बीच क्रेमलिन ने बयान जारी किया है। अमेरिका की सबमरीन तैनाती से हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन हम अभी इसे परमाणु टकराव से जोड़कर नहीं देख रहे हैं। सिर्फ समंदर में युद्ध की तैयारी ही नहीं की जा रही, बल्कि रूस की समुद्री शक्ति भी अमेरिका जांच रहा है। ब्रिटेन और यूक्रेन ने रूसी सबमरीन की तैनाती पता लगाई है। कामचत्का द्वीप पर लगाई गई बोरई क्लास की एटमी सबमरीन को हैक करके उसका डेटा चुरा लिया है। उसकी तस्वीरें और डिटेल भी जारी की गई। दरअसल नाटो यह बताना चाहता है कि वो रूस से 2 कदम आगे है, क्योंकि अब अमेरिका साथ आ चुका है, जबकि रूस चीन के साथ मिलकर यह बता रहा है कि अब 2 महाशक्तियां मिलकर सुपर पावर से टकराने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं और यह टकराव तीसरे विश्व युद्ध का संकेत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। तो 200 घंटे से पुतिन के प्रतिशोध की ज्वाला में यूक्रेन झुलस रहा है। यूक्रेन ने जिन जिन जगहों से यूक्रेन को टारगेट करने का प्लान बनाया है, वहीं अब रूस बम और ड्रोन बरसा रहा है। बेलगोरोद पर हमले का बदला लेने के लिए रूसी फाइटर जेट ने खार्किव को दहलाना शुरू किया है, तो दूसरी तरफ जेलेंस्की के मिशन क्रीमिया को नाकाम करने के लिए खेरसोन को कब्जे में लेने का अभियान तेज कर दिया गया। काला से हमले रोकने के लिए रूसी सेना खेरसोन से ओडेसा तक ताबड़तोड़ हमले कर रही है। रूसी गैरान-2 ड्रोन के धमाके, जहां जरूरत पड़ी वहां केएच सीरीज की क्रूज मिसाइल। और युद्ध में तबाही का नया रूसी हथियार बना है गाइडेड ग्लाइड बम। रविवार को यूक्रेन में इन 3 हथियारों के प्रहार से जबरदस्त तबाही हुई। यूक्रेन के कई ठिकाने खंडर में बदल गए। यूक्रेन लगातार 3 दिनों से रूस पर हमले कर रहा है। यही वजह है कि क्रेमलिन से एक बार फिर रूसी सेना को बड़े विध्वंस का आदेश आया है।
यूक्रेन के पूर्व से पश्चिम तक अब लगातार धमाके हो रहे हैं। रूस ने रविवार को यूक्रेन के 2 प्रांतों को टारगेट किया। रूस एक बार फिर खेरसोन पर कब्जे का मिशन चला रहा है, तो दूसरी तरफ ओडेसा के तट पर हमले हो रहे हैं। दोनों जगहों से यूक्रेनी सैनिक क्रीमिया पर हमले कर रहे थे। रविवार रात खेरसोन में यूक्रेनी सेना की सप्लाई लाइन को काटने की कोशिश हुई। रूस ने ग्लाइड बम से एक पुल को निशाना बनाया। यह पुल खेरसोन को दूसरे शहर से जोड़ता था। एक रिपोर्ट में दावा है कि यूक्रेनी सरकार खेरसोन को खाली करवा रही है। नीपर नदी के रास्ते सैनिकों की वापसी भी हो रही है। रूसी सेना ने खेरसोन को 3 तरफ से घेर लिया है। खेरसोन पर अटैक ज़ेलेंस्की के क्रीमिया मिशन की शुरुआत का साइड इफेक्ट माना जा रहा है। खेरसोन को क्रीमिया का दरवाजा कहा जाता है। खेरसोन काला सागर के तट पर है। यहां से नीपर नदी गुजरती है। खेरसोन से ही लगातार क्रीमिया पर ड्रोन से हमले हो रहे हैं। खेरसोन पर हमले से पुतिन की पहली कोशिश यूक्रेन की सेना को क्रीमिया और पूर्वी हिस्से से दूर रखना है। यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस फिर उद्योगों को निशाना बनाएगा। सैन्य कारखानों को टारगेट बनाने का प्लान है। यूक्रेन के बिजली स्टेशन भी निशाने पर है। खेरसोन को रूसी फौज युद्ध के शुरुआती चरणों में कब्जे में ले चुकी, लेकिन बाद में रूसी सेना को लौटना पड़ा था। अब यूक्रेन से लॉन्ग रेंज ऑपरेशन शुरू होने के बाद क्रीमिया फिर यूक्रेन के टारगेट पर है। यूक्रेन काला सागर से क्रीमिया पर लगातार हमले कर रहा है। खेरसोन और ओडेसा को यूक्रेनी सेना ने ठिकाना बनाया। रूस अब इन दोनों जगहों पर यूक्रेनी सेना के संहार का ऑपरेशन चला रहा है। युद्ध में इन दिनों दोनों तरफ से ग्लाइड बम का इस्तेमाल अधिक हो रहा है। यूक्रेन ने खार्किव से बेल्गोरोद पर ग्लाइड बम से हमलों की शुरुआत की, तो इसके बाद रूस भी खार्किव पर ग्लाइड बम बरसा रहा है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस ने नया ग्लाइड बम तैयार किया है जो बेहद कम खर्चीला है और एयर डिफेंस को नाकाम करने में सक्षम है। तो यूक्रेन एयर डिफेंस के नाम पर जो भी बचा है, रूस उसे भी नाकाम कर रहा है, क्योंकि अब सुखोई 34 विमानों से रूस UMPV 65 बम की बरसात कर रहा है। ये रूस का नया ग्लाइड बम है जिसकी रेंज 105 किलोमीटर तक है। GPS गाइडेड होने की वजह से ये सटीक निशाने पर प्रहार करने में सक्षम है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध का खर्च कम करने के लिए रूस ने इस बम को तैयार किया है। रूस का विमान अब बेल्गोरोद के ऊपर उड़ान भरकर खार्किव में रूस के विमान बमबारी कर रहे हैं। यूक्रेनी सेना के मुताबिक हर दिन करीब 160 बम से हमले हो रहे हैं। ग्लाइड बम होने की वजह से एयर डिफेंस हमले रोकने में नाकाम है। रूस के नए बम से खार्किव में लगातार तबाही हो रही है। रूस के लिए ये बम बेहद कम खर्चीला है, इसलिए इसका प्रोडक्शन भी बढ़ाया गया है। खेरसोन और ओडेसा पर हमले के बीच खार्किव में ग्लाइड बम से लगातार हमले हो रहे हैं। खार्किव के रिहायशी इलाकों में बम हमलों की वजह से बड़ी तबाही हुई। खार्किव में सरकारी दफ्तर क्षतिग्रस्त हो गए। कई इमारतों को भी बम से नुकसान हुआ है। खार्किव के कई इलाकों में बिजली सप्लाई बंद है। ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस आतंकवादियों जैसे हमले कर रहा है। रूस लगातार रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है जिसमें आम लोगों की मौत हो रही है। रूस खार्किव में बिजली सप्लाई और पानी की सप्लाई को रोकना चाहता है। काला सागर के तट पर ओडेसा में रूस ने आत्मघाती ड्रोन से हमले किए। आधी रात के बाद ओडेसा में कई जगहों पर धमाके हुए और आग लग गई। ओडेसा में हथियार गोदामों को निशाना बनाने की कोशिश की गई।
बंदरगाह की जगह इस बार रिहायशी इलाकों में धमाके हुए। अलर्ट मिलने की वजह से लोग समय रहते शेल्टर्स में पहुंच गए। ओडिशा में ड्रोन हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन के पास पर्याप्त एयर डिफेंस नहीं है, लेकिन रडार से सिग्नल मिलते ही लोगों को छिपने का अलर्ट दे दिया जाता है, जिसकी वजह से ओडिशा में लोगों की जिंदगी बच गई। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन में नाटो के सैनिकों की मौजूदगी का दावा किया है। रूस ने इसी दावे के साथ यूक्रेन के निकोलेव में हमला किया। क्या दावे हैं, आपको दिखाते हैं। और रूस ने यूक्रेन में नेटो के सेंटर को नष्ट करने का दावा किया है। यह हमला निकोलेव में हुआ, जिसमें रूस ने KH-22 मिसाइल और KH-32 मिसाइल का इस्तेमाल किया। रूस का दावा है कि इमारत में फ्रांस के सैनिकों का सेंटर था। बिल्डिंग में फ्रांस से आए कई हथियार ट्रेनर मौजूद थे। हमले में फ्रांस के 120 सैनिकों की मौत का दावा है। रूस का दावा है कि हमला नेटो के ठिकाने पर किया गया है। रूसी सेना को इस वक्त जहां से भी चुनौती मिल रही है, वहां मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश है। रूसी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन बेल्गोरोद पर कब्जे का मिशन शुरू कर चुका है। रूस ने इसका जवाब खार्किव पर हमले से दिया है। ओडेसा से रूसी युद्धपोत को निशाना बनाने की तैयारी। रूस ने ओडेसा में यूक्रेनी सैन्य अड्डों पर हमला किया है। खेरसोन से क्रीमिया पर हमले की तैयारी है, इसका जवाब भी रूस ने दिया है। रूस यूक्रेन के हर प्लान को नाकाम बनाने की रणनीति बना रहा है, लेकिन सबसे अहम यूक्रेन के तमाम ड्रोन सेंटर्स को टारगेट करता है, जहां से रूस पर फिलहाल हमले हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 100 घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की डेडलाइन खत्म होने वाली है। 8 अगस्त तक अगर रूसी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो ट्रंप रूस के खिलाफ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, जो सिर्फ प्रतिबंधों तक सीमित नहीं होगा। दावा है कि ट्रंप का ऐलान नेटो रूस जंग की शुरुआत कर सकता है। ऐसे में ट्रंप के विशेष दूत 48 घंटे बाद मॉस्को पहुंचने वाले हैं, जहां वो पुतिन को समझौते के लिए राजी करने की कोशिश करेंगे। जिसमें वो असफल रहे तो दुनिया सबसे बड़ी जंग के दरवाजे पर खड़ी होगी। तय होगा कि रूस यूक्रेन की जंग थमेगी या इसका दायरा पूरे यूरोप को जलाकर राख कर देगा। आठ अगस्त को ट्रंप की वो डेडलाइन खत्म हो रही है जो उन्होंने पुतिन को युद्ध विराम के लिए दी थी। लेकिन रूसी राष्ट्रपति के तेवर बता रहे हैं कि युद्ध विराम शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है। ऐसे में पुतिन को मनाने के लिए ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मॉस्को जाने वाले हैं। विटकॉफ 6 से 7 अगस्त को मॉस्को जाएंगे, जहां उनकी रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। दोनों के बीच सीज फायर पर बात होगी। विटकॉफ किसी तरह दबाव बनाकर युद्ध विराम की कोशिश करेंगे। विटकॉफ पुतिन के सामने कोई नया प्रस्ताव भी पेश कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर रूस 8 अगस्त तक सीज फायर के लिए तैयार नहीं होता तो उस पर नए प्रतिबंध लगना तय है। पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में अब दुनिया की नजरें विटकॉफ के मॉस्को दौरे पर है, क्योंकि 8 अगस्त को ट्रंप का अंतिम ऐलान क्या होगा वो इसी दौरे पर टिका है। इस बीच पुतिन के 3 फैसलों ने पूरी दुनिया में न्यूक्लियर तबाही का अलार्म बजा दिया है।
पुतिन ने समंदर में अपनी न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दी है। न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस मिसाइलों को अलर्ट पर रखा है। रूस ने अपना सबसे खतरनाक डेड हैंड सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। रूस ने अपना डेड हैंड ऐसे वक्त में एक्टिवेट किया है जब रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव और ट्रंप के बीच सोशल मीडिया पर वॉर जारी है और मेदवेदेव ने ट्रंप को डेड हैंड की धमकी दी, वो भी बीते 96 घंटे में दूसरी बार। मेदवेदेव ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप का नाम लिखते हुए कहा, मैं ट्रंप को उनकी पसंदीदा डेड वॉक फिल्में याद दिलवाना चाहता। अगर वो उन्हें याद है तो उन्हें समझ आ जाएगा कि प्रकृति में मौजूद ना होने वाला डेड हैंड कितना खतरनाक हो सकता है। मेदवेदेव की धमकी के बाद रूस का डेड हैंड सिस्टम एक्टिवेट करना किसी बड़े खतरे का अलार्म बजा रहा है। पुतिन का यह कदम इस बात की मुनादी है कि रूस और यूरोप के बीच इतिहास की सबसे विध्वंसक जंग कभी भी छिड़ सकती है। लेकिन सवाल है कि रूस का डेड हैंड सिस्टम क्या है जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है। रूस की करीब 1600 परमाणु वॉरहेड से लैस मिसाइलें एक्टिवेट रहती हैं। डेड हैंड सभी एक्टिवेटेड मिसाइलों से तकनीकी तौर पर जुड़ा है। यह एक साथ 1600 परमाणु मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है, यानी डेड हैंड सिस्टम एक साथ पूरी दुनिया में परमाणु हमले करने में सक्षम है। यही वजह है कि रूस के डेड हैंड को दुनिया का सबसे ताकतवर न्यूक्लियर सिस्टम माना जाता है। लेकिन डेड हैंड नाम यूं ही नहीं मिला, दुनिया का इससे खौफ खाने की एक और बड़ी वजह है। अगर ब्रिटेन और अमेरिका रूस पर परमाणु हमला करते हैं और हमले में मॉस्को समेत रूस के सभी शहर तबाह हो जाते हैं, साथ ही पुतिन समेत रूस की पूरी टॉप लीडरशिप खत्म हो जाती है, तब भी डेड हैंड सिस्टम पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। डेड हैंड एक बैकअप सिस्टम की तरह काम करता है। देश में परमाणु हमला होने पर इसके सेंसर एक्टिवेट हो जाएंगे। ये पूरे रूस में रेडियो एक्टिव डेटा एकत्रित करेंगे, जिसके बाद सिस्टम मॉस्को से कमांड का इंतजार करेगा। अगर डेड हैंड को कोई कमांड नहीं मिलती तो वो मान लेगा कि पूरी लीडरशिप खत्म हो चुकी है, जिसके बाद ये पूरी दुनिया पर मिसाइल हमले कर देगा। पुतिन की तैयारी बता रही है कि वो यूरोप से अंतिम युद्ध की तैयारी में है। ऐसे में यूरोपीय देशों ने भी रूस के खिलाफ लंबे सैन्य युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। इस लिस्ट में टॉप पर एस्टोनिया है। एस्टोनिया ने नार्वा शहर को रूस के इवानगोरोद से जोड़ने वाले फ्रेंडशिप ब्रिज पर किलेबंदी करनी शुरू कर दी। यहां लोहे के बड़े बड़े मजबूत गेट लगाए गए हैं, कंक्रीट के ड्रैगन टूथ और कांटेदार तार लगाए जा रहे हैं। ये तैयारी पुल के रास्ते रूस सेना को रोकने के लिए की जा रही। इसके अलावा एस्टोनिया में रूसी बॉर्डर पर जारी किलेबंदी को भी तेज कर दिया है। इसे 2025 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सीमा पर रूसी सेना को रोकने के लिए ड्रैगन तीत लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पूरी सीमा पर सिक्योरिटी वॉल बनाई जा रही है। इस दीवार पर कुछ कुछ मीटर की दूरी पर फायरिंग पोजीशन बनाई जा रही है, जिनमें सैनिक तैनात किए जाएंगे। इस दीवार के पीछे बड़े पैमाने पर बंकर बनाए जा रहे हैं, जो शेलिंग के वक्त रिजर्व सैनिकों को सुरक्षा देने का काम करेंगे। एस्टोनिया के अलावा पोलैंड ने दक्षिण कोरिया से टैंकों की बड़ी डील की है। पोलैंड दक्षिण कोरिया से 180 टैंक खरीदने वाला है, जिसके बाद वो नाटो में सबसे ज्यादा टैंकों वाला तीसरा देश बन जाएगा। 8 अगस्त करीब आने के साथ यूरोप की धड़कनें तेज हो रही हैं। सभी को डर है कि इस दिन होने वाला ट्रंप का ऐलान तीसरे विश्व युद्ध का आगाज कर सकता है।
ईरान पर हमला करना इजरायल और अमेरिका के लिए एक ऐसी गलती बनती जा रही है जो मध्य पूर्व में उनके दबदबे को खत्म कर सकती है, क्योंकि ईरान न सिर्फ चौकन्ना हो गया है बल्कि उसने मुकाबले की तैयारी भी कर ली है। और रूस, चीन जैसे देशों का समर्थन हासिल करने के बाद पाकिस्तान को भी अपने पक्ष में खड़ा कर लिया है। अब क्या होगा अरब का भविष्य, ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले की दो वजह थी। पहली, ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने ध्वस्त करना और दूसरी, ईरान को कमजोर होने का एहसास कराना। अमेरिका और इजराइल अपने पहले मकसद में तो शुरुआती दौर में ही नाकाम रहे और उनके दूसरे मकसद को भी नाकामी ने घेर लिया। यहां तक कि अमेरिका के हमले से मध्य पूर्व में उम्मीदों के ठीक उलट परिणाम सामने आ रहे हैं। ईरान ने अपने सुरक्षा ढांचे में बदलाव कर उसे मजबूत कर लिया। चीन की मदद से हवाई हमले की क्षमता में विस्तार किया। यूरेनियम संवर्धन का काम और भी गोपनीय कर दिया। न्यूक्लियर प्लांट को गुप्त जगह शिफ्ट कर दिया और अमेरिका के खिलाफ ईरान ने समर्थन भी जुटा लिया। और यह सब हुआ है अमेरिका के हमलों के बाद। यानी ईरान ने न सिर्फ अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को गोपनीय बना लिया है, बल्कि हमले रोकने और जवाबी कार्रवाई की क्षमता भी हासिल कर ली है। और जहां तक सवाल समर्थन का है, तो ईरान ने ट्रंप से करीबी बढ़ाने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान का भी समर्थन हासिल कर लिया। ये बयान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के पाकिस्तान दौरे में उनके सामने दिया गया है। उस पाकिस्तान ने जिसने हाल ही में अमेरिका से करीबी बढ़ानी शुरू की थी, लेकिन पाकिस्तान ने अपना मकसद बदल लिया है, जिससे कई तरह के संदेह खड़े हो गए हैं। संदेह यह है कि क्या ईरान को न्यूक्लियर शक्ति बनाने में पाकिस्तान मददगार होगा? क्या पाकिस्तान ने ट्रंप के खिलाफ कदम उठाने का फैसला ले लिया है? और क्या पाकिस्तान के साथ आने से ईरान के हौसले और बुलंद हो गए? इन संदेहों का जन्म सिर्फ पेजेशकियान की पाकिस्तान यात्रा या समर्थन हासिल करने से ही नहीं हुआ, बल्कि संदेह को मजबूत किया है पेजेशकियान के बयान ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के उत्साहवर्धक समर्थन की हम सराहना करते हैं। 12 दिनों तक चले युद्ध में पाकिस्तान हमारे समर्थन में खड़ा रहा। यही समर्थन दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों को दर्शाता है। पाकिस्तान की संसद और सियासी दलों का रुख हौसला बढ़ाने वाला है। इस बयान का सीधा मतलब है कि अब ईरान भविष्य की रणनीति के तहत एशियाई देशों का समर्थन हासिल करना चाहता है और अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता है, जिसे संकेतों में ईरानी विदेश मंत्री ने बताने की कोशिश की। उनके मुताबिक ईरान के पास यूरेनियम संवर्धन की क्षमता बरकरार है। हम बदलते हालात के आधार पर तय करेंगे कि गतिविधियां कब शुरू करनी है, और ईरान अपने संवर्धन कार्यक्रम का अधिकार सुरक्षित रखना चाहता है। इस बयान का सीधा मतलब है कि ईरान के हौसले बुलंद हैं और यूरेनियम संवर्धन का काम ईरान नहीं रोकेगा। और इसे दावे से इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यही मतलब अमेरिका ने भी निकाला है, जिसके बाद ट्रंप का क्रोध भड़क गया। As you know, we shot 30 rockets from submarines that were hundreds of miles away, and they hit every target. So they can start again, but they haven't been saying the right thing. I will say Iran has not been saying the right thing. They have not been. मतलब साफ है कि अगर ईरान बिना शर्त अमेरिका से बातचीत के लिए राजी नहीं हुआ, तो फिर ईरान पर एक बार फिर बारूदी कहर बरपेगा और ये कहर ईरान दहन तक जारी रहेगी। लेकिन ईरान ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि अब वो नहीं झुकेगा। यानी ईरान के हौसले बुलंद हैं, ट्रंप की धमकियां भी बेअसर, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए तेहरान में नई रक्षा परिषद का गठन, जो रणनीतिक मोर्चे पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। भारत पर और टैरिफ बढ़ाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। रूस से तेल आयात पर ट्रंप नाराज हैं। भारत रूस व्यापार से यूक्रेन में लोग मर रहे हैं, यह कहा है ट्रंप ने। 25% टैरिफ का पहले ही ऐलान कर चुके हैं ट्रंप।
तो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे क्योंकि इससे वहां पर रूस को मदद मिल रही है, उन्होंने कहा भारत रूस से हथियार भी खरीद रहा है और इसलिए फिर उनके एक अलाई ने कहा, उनके एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदकर उनको वॉर फंडिंग कर रहा है। ताइवान पर चीन का कब्जा शी जिनपिंग की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है, जिसे पूरा करने के लिए चीनी राष्ट्रपति ताइवान पर हमला कर सकते हैं और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। ताइवान को डर है कि अगले कुछ ही दिनों में चीनी सेना ताइपे पर कब्जे के लिए जंग शुरू कर देगी। साउथ चाइना सी में मौजूद छोटे से देश ताइवान के आसपास जबरदस्त हलचल। चीन के युद्धपोत फाइटर जेट ताइवान के आसपास गश्त कर रहे हैं। डर है चीन वो कर सकता है जिसके कयास बीते कई सालों से लगाए जा रहे हैं। चीन ताइवान पर कब्जे का अभियान शुरू कर सकता है। बीते 24 घंटे से चीन के 5 फाइटर जेट ताइवान एयर स्पेस के आसपास कई बार देखे गए, तो समंदर में 6 युद्धपोत ताइवान के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। दावा है कि 4 फाइटर जेट कई बार मीडियम लाइन पार कर ताइवान के क्षेत्र में दाखिल हो चुके हैं। साफ है, ताइवान के आसपास चीन की आक्रामकता काफी ज्यादा बढ़ चुकी, वो भी ऐसे वक्त में जब ताइवान के उप विदेश मंत्री ने एक टीवी इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि चीन ताइवान पर हमला करेगा। इसकी संभावना 100% है और ताइवान अकेले चीन का सामना नहीं कर सकता। ताइवान के उप विदेश मंत्री का यह बयान देश की जनता को चीन से युद्ध के लिए तैयार रहने का संकेत माना जा रहा है, जो किसी भी दिन शुरू हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वू चिहिचुंग ने यह भी कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो ताइवान तबाह हो जाएगा, लेकिन बाकी देश भी नहीं बच सकेंगे। इधर चीन की तैयारियों को देखते हुए ताइवान सेना ने बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। इस युद्ध अभ्यास में ताइवान अपने डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग कर रहा है। युद्ध अभ्यास में ताइवान को अमेरिका से मिला पेट्रियट डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। अमेरिका से मिला एवेंजर डिफेंस सिस्टम भी युद्ध अभ्यास में अपनी ताकत दिखा रहा है। इसके अलावा स्काई स्वॉर्ड 2 एयर टू एयर मिसाइल भी इसमें शामिल है। ताइवान के जवान स्टिंगर लॉन्चर से भी अभ्यास कर रहे हैं। साफ, ताइवान पर चीन का हमला निश्चित है। सिर्फ इंतजार है तो उस तारीख का जब शी जिनपिंग अपनी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ड्रैगन आर्मी को आदेश देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।